उत्तर प्रदेश के एक इलाके अमरोहा से। अमरोहा के इलाके में एक गरीब आदमी रहा करते थे कि जिनका नाम तौसीफ अली हुआ करता था और वो क्रिकेट खेल में हद से ज्यादा इंटरेस्ट रखा करते थे। बॉलिंग काफी अच्छी किया करते थे, इसीलिए आसपास के लोग भी हमेशा उनको यही मशवरा दिया करते थे कि भाई आपको तो ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो हो सकता है कि आपका बड़े बड़े क्लब में और बड़ी बड़ी टीम्स में सिलेक्शन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। ये वीडियो मोहम्मद शमी के ऊपर, शमी की पूरी कहानी पैदाइश से लेके और अब तक का उसका सफ़र है कि उन्होंने किस तरह से गेंदबाजी सीखी, किस तरह से उन्होंने मैच में शामिल हुए और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए और एक बेहतरीन बॉलर बन के उभरे जिसकी वजह से तमाम चीज़ें उन्होंने हासिल की। तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बड़ी बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट वीडियो है और अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का आगाज होता है इंडिया के राज्य उत्तर प्रदेश के एक इलाके अमरोहा से। अमरोहा के इलाके में एक गरीब आदमी रहा करते थे कि जिनका नाम तौसीफ अली हुआ करता था और वो क्रिकेट खेल में हद से ज्यादा इंटरेस्ट रखा करते थे। बॉलिंग काफी अच्छी किया करते थे, इसीलिए आसपास के लोग भी हमेशा उनको यही मशवरा दिया करते थे कि भाई आपको तो ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो हो सकता है कि आपका बड़े बड़े क्लब में और बड़ी बड़ी टीम्स में सिलेक्शन हो जाए। किस्मत साथ दे तो शायद आप टीम इंडिया तक भी पहुंच सकते हैं। मगर जाहिर है तौसीफ अली तो काफी गरीब थे, किसान फैमिली से बिलोंग किया करते थे, खेती बाड़ी ही किया करते थे। इसीलिए उन्होंने खुद ही सोच लिया कि शायद ये सब कुछ मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की बजाय अपनी फैमिली पर ही ध्यान देना बेहतर समझा। मगर जब उनके बच्चे बड़े होना शुरू हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब वो अपनी औलादों को ही मौका दें और इस तरह से उनकी ही कोई औलाद वो सपना पूरा कर सके कि जो किसी दौर में वो अपने लिए देखा करते थे। और खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि उनका एक बेटा अब अपने बाप का ये बड़ा सपना पूरा करने के लिए बड़ी तेजी के साथ तैयारी भी करने लगा। तौसीफ अली ने गरीबी की वजह से अपने इस बेटे को पहले खुद ही अपने खेतों में ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इस बेटे को बॉलिंग की ट्रेनिंग खेतों में दी जाती या फिर सीमेंट से बनी हुई पिचेस पर दी जाती थी। बाप की तरफ से अपने बेटे को इस देसी अंदाज में बॉलिंग की ट्रेनिंग देने का ये सिलसिला अगले 15 सालों तक चलता रहा और फिर इन्हीं खेतों की पिचेस से जन्म हुआ दुनिया के एक ऐसे बॉलर का कि जिसने न सिर्फ दुनिया की ताकतवर से ताकतवर टीमों की बुनियादें हिला दी, बल्कि अपने आप को इतना बड़ा बॉलर साबित किया कि इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम भी अब दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर और सबसे कामयाब बॉलर्स के साथ लिया जाने लगा। आज के दौर में पूरी दुनिया क्रिकेट के इस खिलाड़ी को मोहम्मद शमी के नाम से जानती है। मगर दोस्तों, मोहम्मद शमी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से तो शमी की असली कहानी का आगाज होता है। क्योंकि शमी ने एक गरीब फैमिली से लेकर दुनिया के सबसे कामयाब बॉलर बनने तक का जो सफर तय किया था वो तो मुश्किल था ही, मगर इससे भी ज्यादा बड़ी मुश्किलें और इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशंस उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में फेस की। उनको जरा बराबर भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पूरी दुनिया में उनको ये जो शोहरत मिली है, एक वक्त में यही शोहरत उनको अपने लिए अजाब लगने लगेगी। दोस्तों, मोहम्मद शमी पिछले कुछ सालों में किन हालात से गुजरे थे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई और खिलाड़ी या कोई और इंसान इन हालात से गुजरा होता तो वो यकीनी तौर पर न सिर्फ क्रिकेट से दूर हो चुका होता, बल्कि कोई गलत कदम भी उठा चुका होता। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यूज में शमी ने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि उनको भी उस हालात में लगता था कि वो सुसाइड कर लें या फिर इस तरह का कोई दूसरा गलत कदम उठा लें। मगर अब सवाल यही है कि आखिर मोहम्मद शमी के साथ हुआ क्या था? आखिर मोहम्मद शमी की जीरो से हीरो बनने की असली कहानी क्या है? RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स तौसीफ अली ने एक लंबे वक्त तक अपने बेटे को खेतों में ट्रेनिंग देने के बाद अब उसको एक अकेडमी भेजने का फैसला किया और अपनी थोड़ी जो जमा पूंजी थी सारा पैसा इकट्ठा करके शमी को मुरादाबाद लेकर गए। वहां पर अकेडमी में एक कोच साहब से मुलाकात हुई जिनका नाम था बदरुद्दीन। शमी ने जैसे ही पहली बार उनके सामने बॉलिंग की तो कोच साहब ने फौरन कहा कि आज से ये बच्चा मेरा शिष्य होगा। फिलहाल बदरुद्दीन साहब ने शमी को कुछ वक्त तक ट्रेनिंग दी और उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि शमी का हर हाल में अंडर 19 में सिलेक्शन हो ही जाएगा। मगर वो उस वक्त पूरी तरह से शॉक रह गए कि जब शमी को सिलेक्टर्स की तरफ से अंडर 19 के लिए नहीं चुना गया। बाद में बदरुद्दीन साहब को लगा कि शायद शमी के साथ भेदभाव हुआ है, मतलब शमी के साथ पक्षपात किया गया है। इसीलिए अब उन्होंने तौसीफ अली को मशवरा दिया कि क्यों ना मोहम्मद शमी को कोलकाता की तरफ भेजा जाए, क्योंकि अगर बंगाल के इलाके में वो क्लब वगैरह खेलेगा और अगर स्टेट वगैरह के लिए खेलने लगा तो समझो मजा आ जाएगा। तौसीफ अली ने भी कोच की बात से एग्री किया और मोहम्मद शमी को अब कोलकाता की तरफ भेज दिया गया और वैसा ही हुआ कि जैसा कोच बदरुद्दीन साहब को लग रहा था। कोलकाता पहुंचकर अब शमी ने एक के बाद एक बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दी। शमी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज तो यही था कि जो एक्सपर्ट्स, जो कोच या फिर जो भी माहिर इंसान एक बार भी शमी को बॉलिंग करते हुए देखा करता था वो शमी का दीवाना हो जाता था और न चाहते हुए भी शमी को अपॉर्चुनिटी मतलब कि चांस देकर ही रहता था। इसी वजह से शमी बहुत कम वक्त में ही काफी आगे बढ़ चुके थे और फिर अचानक से एक दिन वो भी आ गया कि जब शमी का सामना हुआ भारत के इतिहास के एक महान बैट्समैन मतलब के सौरव गांगुली से। ईडन गार्डन के मशहूर मैदान में जब नेट पर सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी का सामना किया तो सौरव गांगुली के साथ भी वही हुआ कि जो पहले बाकी सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ होता आया था। मतलब पहली बार में ही सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी के टैलेंट को पहचान लिया और वो शमी की गेंदबाजी से इतना ज्यादा प्रभावित, इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि फिर गांगुली के रिकमेंडेशन पर ही सन 2010 और 11 के रणजी में बंगाल की टीम की तरफ से मोहम्मद शमी को शामिल कर लिया गया। और उसके बाद फाइनली 6 जनवरी सन 2013 के दिन वो दिन भी आ गया कि जिसका ख्वाब न सिर्फ शमी ने बल्कि उनके फादर मतलब के वालिद ने भी पूरी जिंदगी भर देखा था, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मोहम्मद शमी को पहली बार इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिला। मतलब ये शमी का पहला इंटरनेशनल मैच था। शमी की इंटरनेशनल लेवल पर
पर अभी पहचान बनी ही थी कि शमी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। हुआ ये कि सन 2014 में शमी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक लड़की से शादी की, एक ऐसी लड़की से कि जिससे शमी को मोहब्बत हो गई थी और जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रहे थे। इस लड़की का नाम था हसीन जहां, के जो पहले मॉडलिंग किया करती थी और फिर बाद में आईपीएल में केकेआर की तरफ से मतलब कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से चीयर लीडर बनी थी। और इसी दौर में ही हसीन जहां की मुलाकात मोहम्मद शमी के साथ हुई थी। हसीन जहां के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने सबसे पहले सन 2002 में सैफुद्दीन नाम के एक आदमी के साथ लव मैरिज की थी और बाद में उनको छोड़ दिया था और सन 2010 में उन दोनों का तलाक हो गया था और उस आदमी से भी हसीन जहां के 2 बच्चे हैं। जबकि मोहम्मद शमी से जो सन 2014 में शादी हुई थी तो मोहम्मद शमी के साथ भी हसीन जहां का एक बच्चा है। हसीन जहां के जिनकी पहली शादी भी नहीं चली थी उनकी मोहम्मद शमी के साथ भी न बन सकी। कुछ वक्त के बाद ही हसीन जहां और शमी के बीच अनबन की खबरें आना शुरू हो गई और वो हसीन जहां के जो पहले कहा करती थी कि मोहम्मद शमी के घर में आते ही बाहर आ जाती है, ईद जैसा माहौल हो जाता है, मैं उनको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, वही हसीन जहां बाद में कहने लगी कि मैं इस शख्स से नफरत करती हूँ। हसीन जहां ने मीडिया में आकर एक के बाद एक शमी के ऊपर इल्जामों की बौछारें कर दी। पहले तो शमी के ऊपर घर के अंदर मारपीट करने का इल्जाम लगाया, बाद में कुछ तथाकथित सेक्स चैट वगैरह लीक की और जिसके जरिए से ये दावा किया कि शमी के घर से बाहर भी कई अलग अलग लड़कियों के साथ रिलेशन है और वो उनसे मिलते रहते हैं। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई कि जब हसीन जहां की तरफ से ये दावा किया गया कि ये इंसान फिक्सर है, मतलब क्रिकेट फिक्सिंग करता है और इसने पैसों की खातिर अपने जमीन को बेच दिया और अपने देश के साथ गद्दारी कर दी। हालांकि दोस्तों बाद में शमी की तरफ से जब एक इंटरव्यू में इस टॉपिक पर बात की जा रही थी तो शमी ने जवाब दिया था कि कभी अगर मेरे दिमाग में इस तरह का ख्याल भी आएगा तो मैं वतन से गद्दारी करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। मगर दोस्तों इन सारी चीजों की वजह से उस दौर में न सिर्फ मीडिया में ही हल्ला मचा हुआ था बल्कि बीसीसीआई को भी एक्शन लेना पड़ा और शमी को फिक्सिंग के आरोप में साइड में करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया और बाकायदा शमी के खिलाफ जांच पड़ताल करना शुरू कर दी गई। और यही वो दौर था कि जब शमी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहे थे। शमी खुद बताते हैं कि उस दौर में मैंने क्रिकेट में वापसी के बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में क्रिकेट का तो ख्याल ही नहीं आता था, मैं अपने आप को कमरों में बंद करके रखता था। मुझसे जुड़े हुए लोग, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त वगैरह मेरे आसपास इसीलिए गर्दिश करते रहते थे और टहलते रहते थे ताकि मैं तन्हाई में कोई गलत कदम न उठा लूं। फाइनली सन 2018 में शमी के ऊपर ये जितने भी बड़े और गंदे आरोप लगे थे इन सभी में शमी को बेगुनाह पाया गया और शमी को क्लीन चिट दे दी गई और इस तरह से एक बार फिर से शमी के लिए क्रिकेट में वापसी का रास्ता साफ हो गया। 2018 के बाद जब शमी ने क्रिकेट में वापसी की तो फिर शमी पूरी दुनिया में वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी के साथ 100 विकेट लेने वाले बॉलर बने। मगर फिर सन 2021 का साल आया जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ी बुरी तरह से हराया। पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ 10 विकेट से हारा गया था बल्कि इस मैच में मोहम्मद शमी ही सबसे महंगे गेंदबाज भी साबित हुए थे। नतीजा ये हुआ कि मैच हारने के बाद मोहम्मद शमी की ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हुई। वैसे तो मैच हारने की वजह से इंडिया पाकिस्तान जैसे देशों में ये देखा गया है कि अक्सर लोग नाराज होकर अपने ही खिलाड़ियों की ट्रोलिंग करने ही लगते हैं, मगर ये जो शमी की ट्रोलिंग थी ये पूरी तरह से अलग नजर आ रही थी क्योंकि शमी की ट्रोलिंग उनके नाम और उनकी धार्मिक पहचान की वजह से की जा रही थी। कोई उनको गद्दार कह रहा था तो कोई उनको ऐसे अल्फाज बोल रहा था और इस तरह की कमेंट्स कर रहा था उनके बारे में कि जो यहाँ पर बोली भी नहीं जा सकती हैं। हालात इतने खराब हुए कि विराट कोहली जैसे एक बड़े और सीनियर खिलाड़ी को मोहम्मद शमी की सपोर्ट में खुलकर सामने आना पड़ा। बात सिर्फ सन 2021 में ही खत्म नहीं हो जाती है बल्कि सन 2022 में वर्ल्ड कप के दौर में जब बुमराह जैसा एक बड़ा बॉलर टीम इंडिया से बाहर था तो बॉलिंग की जिम्मेदारी पूरी तरीके से शमी के कांधों पर थी। वर्ल्ड कप में शमी ने प्रदर्शन अच्छा भी किया मगर फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया को बिल्कुल पाकिस्तान की ही तरह 10 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। ये बहुत बड़ी हार थी और इस हार में शमी की पुरानी सारी परफॉर्मेंस पर पानी फेर दिया था। ट्रोलर्स जो हमेशा से ही शमी के खिलाफ मौका ढूंढ रहे थे उनको मौका मिल चुका था और उन्होंने शमी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। और बदकिस्मती की बात तो ये थी कि इस बार भी शमी को स्पोर्ट की वजह से कम और उनके धर्म की वजह से ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा था और उनके बारे में बिल्कुल उसी तरह की बातें लिखी जा रही थी कि जैसे पाकिस्तान के खिलाफ सन 2021 के मैच में लिखी गई थी। इस सेमीफाइनल मैच के बाद जो इंडियन टीम के सिलेक्टर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनका भी शायद अब शमी के ऊपर से भरोसा उठ चुका था, इसीलिए उन्होंने बड़ी तेजी के साथ अब शमी की जगह पर दूसरे बॉलर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह के अलग अलग नामों के कई बॉलर्स खिलाए गए मगर शायद बात न बन सकी। सन 2023 मतलब जब इसी साल का वर्ल्ड कप आया तब भी इंडियन सिलेक्टर्स को मोहम्मद शमी में कुछ खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। अब क्योंकि मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप से पहले काफी अच्छा प्रदर्शन किया था इसी वजह से सिलेक्टर्स की तरफ से मोहम्मद शमी को टीम में तो ले लिया गया लेकिन शुरू के जो 4 मैच खेले गए थे उसमें मोहम्मद शमी को टॉप 11 की बजाय बेंच पर जगह दी गई। मगर फिर 4 मैचों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से न सिर्फ पूरी क्रिकेट दुनिया के होश उड़ गए बल्कि इतिहास लिख गया। दरअसल हार्दिक पांड्या चोटिल हुए जिसकी वजह से मोहम्मद शमी को टीम में जगह मिली और फिर मोहम्मद शमी ने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट चटकाए, दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट चटकाए, तीसरे मैच में श्रीलंका के सामने 5 विकेट चटकाए और इस तरह से एक के बाद एक मैच में वो सारे लोगों को हैरान करते चले गए। अब हर इंसान ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर शमी को बेंच पर बैठाने का फैसला किसने लिया था और हद तो तब हो गई कि जब सेमीफाइनल जैसे एक बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड जैसी ताकतवर टीम के सामने उन्होंने अकेले ही 7 विकेट ले डाले। यकीनी तौर पर ये एक ऐसा काम था कि जो क्रिकेट के इतिहास में भारत के किसी और खिलाड़ी ने नहीं किया था। दोस्तों सिर्फ वर्ल्ड कप के इस सेमीफाइनल के मुकाबले में मोहम्मद शमी ने इतने ज्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं और इतने ज्यादा पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि जिसको यहाँ पर मेंशन करना भी मुमकिन नहीं है। बस आसान भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि इस मैच के बाद अब बेझिझक मोहम्मद शमी को मौजूदा क्रिकेट दुनिया का सबसे घातक, सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा बॉलर कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों ये तुम्हारा रिएक्शन जो हमने देखा मोहम्मद शमी के ऊपर, पूरी उनकी कहानी थी या पूरी हकीकत थी, किस तरह से एक इंसान जो खेतों में बॉलिंग करता था और उसने पूरी दुनिया में नाम कमा लिया और बड़े बेहतरीन बॉलरों में उसकी गिनती भी होती है। लेकिन मज़हब की वजह किसी को टारगेट करना ये कोई ठीक बात नहीं है। मैदान में 2 टीमें उतरती है, एक जीतती है एक हारती है, हम सब जानते हैं। अब उसको किसी एक के ऊपर जिम्मेदार ठहराया जाए तो ये गलत बात है, चाहे वो कोई भी शख्स हो। हर आदमी कोशिश करता है जीतने की, 2 में से एक ही जीतता है, एक हारता है। तो ये थी हमारी वीडियो, हमारा रिएक्शन जो आपको उम्मीद अच्छी लगा होगा। अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।